वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नॉर्थ अमेरिका का लास्ट वीडियो है जिसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे, जैसे इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें और नेशनल एनिमल, नेशनल पार्क्स वगैरह कुछ प्राइमरी चीज़ें जो प्री में पूछी जा सकती हैं, ऐसी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पॉलिटिकल मैप तो हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है। इस पॉलिटिकल मैप में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखनी है वो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको से गुजर रही है और बाकी किसी राज्य से किसी देश से नहीं गुजरती है। तो नॉर्थ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेनली मैक्सिको से गुजरती है। उसके अलावा कनाडा और यूएसए जो है उनका जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इनका बॉर्डर क्रिएट करता है। यहाँ पर जो ग्रीनलैंड आइलैंड है, ग्रीनलैंड आइलैंड जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था डेनमार्क के अंतर्गत आता है। इसका एक अन्य नाम और है, इसका नाम है कालालिथ नूनाथ। ये इसका एक नाम और है ग्रीनलैंड का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड जो हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखते हैं और थोड़ा सा स्लाइड रिवीजन भी करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका का। तो आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्हीं फिजिकल फीचर्स को अगर देखें, हमने किया था वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन जो पश्चिमी भाग में है, ये पूरा ग्रेट प्लेन्स, उसके अलावा कैनेडियन शील्ड रीजन और यहाँ पर अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। अब ये जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, नर्दर्न प्लेन, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इस मैदानी क्षेत्र के 3 भाग है, नर्दर्न पार्ट, उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और ये दक्षिणी भाग। और इन नर्दर्न प्लेन्स का जो दक्षिणी भाग है वो यदि आप देखें तो ये दक्षिणी भाग नर्दर्न प्लेन्स का मिसिसिपी नदी द्वारा बनाया गया है। मिसिसिपी का डेल्टा क्षेत्र है जहां चावल, तंबाकू आदि की खेती होती है, ये हम पहले कर चुके हैं। मध्यवर्ती जो भाग है सेंट्रल पार्ट प्लेन रीजन का, ये भी हमने किया था, ये है प्रेरीज, घास के मैदान। और सबसे उत्तरी भाग जो है ये वाला, ये मैदानी क्षेत्र में मैकेंजी नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है, मैकेंजी नदी का बेसिन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिजिकल फीचर्स हम कर चुके हैं। इस तरफ पर्वत, इस तरफ भी एक पूर्वी पर्वत जिसे अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, कैनेडियन शील्ड रीजन और ये ग्रेट प्लेन रीजन जिसके 3 पर्टिकुलर पार्ट्स हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हम चीज़ें हैं डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। तो अब देखिए, इसमें नॉर्थ अमेरिका का ये जो मैप है इसमें बेसिक प्री में जो पूछी जा सकती है मेन चीजें वो देखिए। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली जिसका दूसरा नाम है मैकिनले। उसके अलावा माउंट लोगन जो है ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, और रॉकी पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट। ये कुछ ऊंची चोटियां जो आपसे प्री में पूछी जा सकती है। कैनेडियन रॉकीज की इंपॉर्टेंट चोटी है माउंट रॉबसन। सो माउंटेन्स में ये पीक्स आपको थोड़ा याद होनी चाहिए। उसके अलावा अपलेशियन की हाईएस्ट पीक मिशेल, सेरा नेवादा की हाईएस्ट पीक माउंट विटनी। सो ये पीक्स आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा रॉकी पर्वत और कोस्ट रेंज और यहाँ पे जो कोस्टल रीजन में जो रेंजेस हैं माउंटेन्स, उनके बीच में कुछ प्लेटो हैं। उन प्लेटोज की अगर बात करें तो मेजर प्लेटोज के नाम आपको पता होने चाहिए। कोलंबिया प्लेटो, यहाँ कोलंबिया के बाद नेक्स्ट जो प्लेटो आता है वो है ग्रेट बेसिन प्लेटो, ग्रेट बेसिन पठार, कोलोराडो पठार और यहाँ है मैक्सिको का पठार। तो ये अंतर पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन प्लेटोज। उसके अलावा ये जो कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र है ये भी पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका के पर्वत और पठारों से रिलेटेड ये मेन चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्पेशली फॉर प्री। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, ग्रेट लेक्स और ये सब जो है हमने की है झीलें, बट झीलों का आपसे प्री में पूछा जा सकता है सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण। जो मेजर झीलें की थी हमने वो तो आपको पता ही होंगी। उसके अलावा कुछ और झीलें भी हैं जैसे मैनीटोबा झील, रेनडियर झील, उनको भी यहाँ देख लेते हैं। तो नॉर्थ से साउथ अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए, सबसे पहले पड़ती है ग्रेट बेयर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, फिर एथाबास्का। एथाबास्का के ठीक नीचे यहाँ पास में है रेनडियर, और विनीपेग जो झील है उसके पास में मैनीटोबा झील भी है। तो अक्सर झीलों के सीक्वेंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखिए। और बाकी ये महान झीलें तो हमने की थी, लेक सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, ओंटारियो और ये सेंट क्लेयर जो इनके बीच में है, और ईरी झील ये वाली। सो इस तरह से महान झीलें हम कर चुके हैं। ये ग्रेट सॉल्ट लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील, ये भी हमने पहले डिस्कस की थी।
अब देखिए नेक्स्ट नदियां जो हम कर चुके हैं उत्तरी अमेरिका की, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नदियों में देखिए मेजर रिवर्स की जो मेन चीजें हैं उनको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। मैकेंजी लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की। यूकॉन नदी जो है इसके बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। गोल्ड सोना अलास्का की प्रमुख नदी। कोलंबिया नदी की खास बात यह है कि ग्रैंड कुली नाम का जो बांध है वो इसी पर स्थित है, जो सबसे बड़ा कंक्रीट बांध माना जाता है विश्व का। कोलोराडो नदी की सबसे प्राइम मेजर चीज जो है वो है कि इस पर ग्रैंड कैनियन स्थित है, ग्रैंड कैनियन। उसके अलावा ये जो रियो ग्रैंड नदी है इसकी खास बात ये है कि ये बॉर्डर रीजन पे बहती है, सीमा क्षेत्र पर। किसके बॉर्डर रीजन पर? यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर रीजन पर। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है इसकी भी कुछ विशेष बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मिसिसिपी नदी जो है उसमें देखिए जैसा हमने किया था पहले कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा नदी तंत्र है, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम। नॉर्थ अमेरिका में लॉन्गेस्ट और ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। बट इंडिविजुअली अगर देखा जाए मिसिसिपी और मिसौरी को, तो ये है मिसिसिपी नदी जो आपको यहाँ दिख रही है, और ये है मिसौरी नदी। यदि लेंथ की बात की जाए तो मिसौरी जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है, मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है मिसिसिपी से। सो नॉर्थ अमेरिका में अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअली नदियों के बारे में और उसमें मिसौरी भी हो ऑप्शन में, तो आपको मिसौरी चूज करना क्योंकि उसकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है मिसिसिपी से। जनरली मिसौरी को अलग से अकेले नहीं पूछा जाता क्योंकि ये मिसिसिपी तंत्र का ही एक भाग है, तो अक्सर मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र कहा जाता है। दोनों को एक साथ देखा जाता है, इंडिविजुअली नहीं देखते। बट फिर भी अगर बात करें तो मिसौरी मिसिसिपी से भी थोड़ी सी लंबी है। तो ये तो हुई मिसिसिपी मिसौरी की बात। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए सेंट लॉरेंस नदी हमने की थी। सेंट लॉरेंस नदी की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर रीजन पे बहती है, और इसमें कुछ नदियां जो नहीं दे रखी हैं वो यहाँ पर है। एक हडसन नदी जो हमने की थी। हडसन के अलावा यहाँ पर पोटोमैक नदी भी हम आज देखेंगे थोड़ी सी। हडसन नदी आपको याद होगा हेंडरसन झील से निकलती है और इसी हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। तो इस हडसन नदी का जो उद्गम होता है हेंडरसन झील से। ये हेंडरसन झील है कहाँ पर? ये है एक पहाड़ी पर जिसका नाम है एडिरोनडेक पहाड़ियाँ, एडिरोनडेक पहाड़ियाँ। और इन पहाड़ियों का जो क्षेत्र है ये पहाड़ियाँ न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क में इन पहाड़ियों पर झील है जिससे ये हडसन नदी निकलती है। हडसन नदी की एक मेजर सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मोहाक जिसका नाम है। तो वो क्षेत्र जहाँ पे हडसन और मोहाक नदियाँ मिलती हैं, हडसन और मोहाक के मिलन क्षेत्र पर मीटिंग पॉइंट पर एक प्रमुख टाउन है जिसका नाम है एल्बनी। सो हडसन न्यूयॉर्क की प्रमुख नदी है। हडसन की प्रमुख सहायक नदी मोहाक। मोहाक और हडसन जहां मिलती है वहां पर न्यूयॉर्क का एक मेजर टाउन है एल्बनी, जो जाना जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। और आज हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो मोहाक और हडसन वाला जो रीजन है वो काफी प्राइम इंडस्ट्रियल रीजन है न्यूयॉर्क में। और ये जो है हडसन के अलावा एक और नदी जिसको हमें डिस्कस करना है वो यहाँ पर स्थित है और उसका नाम है पोटोमैक नदी। अब ये क्या है? पोटोमैक रिवर जो है ये मेनली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजधानी जो है यूएसए की वॉशिंगटन डीसी वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे प्री में, पोटोमैक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी स्थित है। अब वॉशिंगटन डीसी है कहाँ पर ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। सो ये हो गई रिवर्स की मेजर बात, जो मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए हम छोटी मोटी चीजें आज जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्मुडा ट्रायंगल। अब ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये होता कहाँ है और किस तरह से बनता है? तो ये 3 पॉइंट्स को, 3 स्थानों को मिलाकर बनता है बर्मुडा ट्रायंगल। फ्लोरिडा में मियामी,
जो बिल्कुल फ्लोरिडा पेनिनसुला के बिल्कुल टिप रीजन पे है, मियामी। और उसके अलावा ये जो आइलैंड्स हैं, आपको याद है ये आइलैंड्स कौन से हैं? ग्रेटर एंटिलेस वाले आइलैंड्स हैं, ये वेस्ट इंडीज का पार्ट है। इन्हीं आइलैंड्स में जो ये आइलैंड है उसका नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको की कैपिटल है सान जुआन। सो सान जुआन, मियामी और यहाँ पर बरमूडा नाम का एक आइलैंड है, द्वीप है। इन तीनों को मिलाने से बनता है बरमूडा ट्रायंगल। और ये बरमूडा ट्रायंगल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इससे रिलेटेड कई सारी मिथ्स हैं, बहुत सी कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बरमूडा त्रिभुज वाले क्षेत्र में शिप एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इवन कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पे जो एयरप्लेन्स हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, एकदम से कहीं गायब हो जाते हैं। तो ये क्यों, किस वजह से होता है, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल वाला जो क्षेत्र है वहाँ इस तरह की कोई स्थिति है जिसकी वजह से जो भी शिप्स जाते हैं वो वहाँ पर डूब जाते हैं। और ये भी देखिए, ऐसी भी लोग बातें जो हैं इसके बारे में करते हैं कि यहाँ पे प्लेन्स वगैरह इसके ऊपर से नहीं गुजर सकते। हालांकि कई सारी चीज़ें सिर्फ मिथ से रिलेटेड है, उनमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें रियलिटी थोड़ी कम है, बट इसके पीछे रीजंस क्या है वो देखते हैं। अब ट्रायंगल कहाँ है वो तो आपको क्लियर हो गया। अब इस ट्रायंगल वाले रीजन में इतने एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं वो देखिए। तो सबसे पहली चीज तो जहां पर ये बरमूडा ट्रायंगल है उसके मध्य भाग में स्थित है सरगासो सागर। ये बरमूडा ट्रायंगल का ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर स्थित है सरगासो सागर। और सरगासो सागर के यहाँ स्थित होने के कारण क्या होता है? सरगासो सागर हमने पहले ओशनिक करंट्स वगैरह किए हैं तब डिस्कस किया था। सरगासो सागर में एक भंवर तंत्र बनता है, जैराल सिस्टम कहते हैं उसको। तो भंवर तंत्र या जैराल सिस्टम जो यहाँ बनता है जिसमें पानी एक ही जगह गोल गोल घूमता है। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा त्रिभुज वाले क्षेत्र में जो सरगासो सागर है जहाँ पानी गोल घूम रहा है, भंवर तंत्र बना है, उस भंवर तंत्र में जहाज शिप्स वगैरह फंस जाते हैं और उसकी वजह से वहां डूबने लगते हैं। तो एक कारण तो माना जाता है सरगासो सागर को। दूसरा कारण अगर देखें तो दूसरा कारण यह है कि सरगासो सागर वाले क्षेत्र में सरगासन नाम की शैवाल पाई जाती है। सरगासन शैवाल, या इसको आप कह सकते हो सरगासम एल्गी। और सरगासम एल्गी की बहुलता की वजह से ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जहाज की गति में बाधा उत्पन्न होती है। जो शिप्स होते हैं उनका मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होता है क्योंकि ये एल्गी फंस जाती है शिप्स के बॉटम वाले रीजन में। तो एक रीजन माना जाता है सरगासो शैवाल को, एल्गी को। एक माना जाता है सरगासो सागर का भंवर तंत्र। और भी कई रीजंस हैं। एक रीजन माना जाता है कि सरगासो सागर वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर तक विस्तृत है। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री अक्षांश सरगासो सागर बरमूडा त्रिभुज वाले क्षेत्र से गुजरता है और 30 डिग्री लैटिट्यूड बरमूडा ट्रायंगल रीजन से गुजर रहा है। और 30 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड के अश्व अक्षांश के यहाँ से गुजरने के कारण, आपको याद होगा अश्व अक्षांश किसके लिए फेमस होता है? ये वो क्षेत्र है जहाँ जहाज की गति में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि यह हाई प्रेशर जोन है, तेजी से हवा नहीं चलती है, पवनें नहीं चलती, इसीलिए शिप्स के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड वाला रीजन है, इसलिए इसको भी 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ शिप एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं। और इसके अलावा एक रीजन इसे माना जाता है कि यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट रिलीज होती है काफी ज्यादा मात्रा में। अब मीथेन हाइड्रेट क्यों रिलीज होती है? उसका कारण माना जाता है कई सारी अंडर सी वॉल्केनिक एक्टिविटीज और भी कई रीजंस माने जाते हैं। मीथेन हाइड्रेट के रिलीज होने से क्या होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो वाटर है उसमें गैस आकर घुल जाती है और उसकी वजह से वाटर की डेंसिटी, जल का घनत्व कम हो जाता है। और डेंसिटी कम होने के कारण उत्प्लावन बल जो है, बायोन्सी फोर्स जो तैरने के लिए आवश्यक होती है, वो यहाँ पर कम लगती है। तो मीथेन हाइड्रेट के रिसाव ज्यादा होने के कारण जो बायोन्सी फोर्स है या जिसे उत्प्लावन बल भी कहते हैं,
उत्प्लावन बल यहाँ पर काफी कम लगता है। उसकी वजह से जहाज जो है वो यहाँ डूबने लगते हैं, शिप स्टार्ट सिंकिंग बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। उसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले कई वैज्ञानिकों ने वायुमंडलीय परिघटनाएं या फिर मौसम परिस्थितियां जो है, वेदर फिनोमेना कई सारे, उनको भी कारण माना है इस एरिया में एक्सीडेंट्स का। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि एयरप्लेन्स भी गायब हो जाते हैं, तो उसका कारण मेनली साइंटिस्ट यही बता रहे हैं। हालांकि ये प्रूवन फैक्ट नहीं है, बट कई साइंटिस्ट ने ये अजम्पशंस लगाए हैं कि यहाँ पर बहुत डिवास्टेटिंग स्टॉर्म्स आते हैं, काफी तेज तूफान आते हैं, कई तरह की यहाँ पे पवनें आती हैं, तो कुछ वेदर फिनोमेना, कुछ मौसम परिघटनाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। तो बरमूडा त्रिभुज वाले क्षेत्र में एक्सीडेंट्स होने के ये कुछ संभावित कारण हैं। हालांकि कुछ लोग इसे मिथ भी बताते हैं, ह्यूमन एरर भी बताते हैं कि केवल एक हवा बना रखा है, इतने सारे एक्सीडेंट्स भी नहीं होते हैं बरमूडा ट्रायंगल में, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। अब इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल के अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए सबसे मेजर कंट्री है, और यूएसए में जो मेन चीज़ें हैं या मेन जोन्स हैं, रीजन्स, उनको देख लेते हैं। यूएसए के पूरे मैप को देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट माना जाता है यूएसए का, ये साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है, उसके अलावा ये पूरा पश्चिमी भाग है, और ये जो बीच में ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, महान झीलों वाला क्षेत्र, इसे कहते हैं मिड वेस्ट। मिड वेस्ट वाला रीजन अभी कुछ समय पहले लास्ट ईयर थोड़ा न्यूज़ में भी था, जब शिकागो के आसपास और शिकागो वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी दिसंबर जनवरी के टाइम पे, और कई सारे लोगों ने चैलेंजेस भी लिए थे, बहुत सारे बर्फ़ को, पानी को हवा में फेंकते ही या बाहर फेंकते ही वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये मिड वेस्ट रीजन फेमस है, ग्रेट लेक्स वाला रीजन के पास स्थित है। तो इस तरह से यूएसए को डिवाइड किया जाता है कुछ रीजन्स में। ये रीजन्स हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो आज आगे डिस्कस करेंगे, इसी वजह से इसको हम देख रहे हैं। अब उसके अलावा अब देखिए, हम यूएसए की मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूएसए में प्रमुख उद्योग आपके हिसाब से कहाँ विकसित होने चाहिए? उद्योग वहाँ विकसित होते हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो, जहाँ पे खनिज उपलब्ध हो, जहाँ ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध हो, एनर्जी रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, मार्केट अवेलेबल हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप होती हैं, और वही यहाँ पर यूएसए में देखा जा सकता है। जैसे यदि आप ये देखें, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये वाला क्षेत्र, इसे कहा जाता है न्यू इंग्लैंड रीजन। तो न्यू इंग्लैंड रीजन काफी डेवलप्ड और काफी बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है यूएसए का। अब इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आते हैं, क्या डिटेल्स है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये तो है न्यू इंग्लैंड रीजन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये हिस्सा, इसे कहा जाता है मिड एटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन। मिड एटलांटिक रीजन है ये। उसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसे माना जाता है सदर्न अपलेशियन रीजन। सदर्न अपलेशियन रीजन क्योंकि इस क्षेत्र में अपलेशियन पर्वत का दक्षिणी भाग है, इसके दक्षिण में स्थित है। और ये वाला जो पार्ट है, इसे माना जाता है गल्फ कोस्ट रीजन, क्योंकि यहाँ मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है। उसके अलावा इसे ईस्ट टेक्सास रीजन भी कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रीजन को। ये इंडस्ट्रियल रीजन्स के नाम बता रही हूँ मैं। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन, सदर्न अपलेशियन इंडस्ट्रियल रीजन एंड ईस्टर्न टेक्सास और गल्फ कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन। उसके अलावा एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो यहाँ पर ग्रेट लेक्स वाले रीजन में है, जिसे कहा जाता है महान झील औद्योगिक केंद्र या इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स। और फिर लास्ट जो वेस्टर्न साइड में पड़ता है, इसे कहा जाता है पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो यूएसए में स्थित है। अब इन इंडस्ट्रियल रीजन्स में कौन कौन से क्षेत्र फेमस है, क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले न्यू इंग्लैंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर बहुत छोटा दिख रहा है, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मिड एटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन, जो अटलांटिक तट के पास है, अटलांटिक ओशन के पास वाला जो कोस्टल रीजन है, उसमें कौन कौन से औद्योगिक केंद्र हैं और कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसमें सम्मिलित है न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वानिया का कुछ क्षेत्र, पेंसिल्वानिया का कुछ क्षेत्र ग्रेट लेक्स में भी है। उसके अलावा वॉशिंगटन डीसी वाला पार्ट, मैरीलैंड,
वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया और ये वर्जीनिया वाला क्षेत्र। वैसे वर्जीनिया वाला पार्ट सदर्न अपलेशन वाले हिस्से में भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये मेन पार्ट है मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन का। अब इस इंडस्ट्रियल रीजन में कौन कौन से इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम्स हैं इंडस्ट्रीज के या कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं उनके नाम सबसे पहले आप देख लीजिए। ये है नॉर्थ कैरोलिना नाम का एक स्टेट जो यूएसए के बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पे है। इस नॉर्थ कैरोलिना में एक मोरिस वैली नाम का टाउन है, वो फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो नॉर्थ कैरोलिना में मोरिस वैली नाम का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस स्थान। मैरीलैंड वाला जो स्थान है, मैरीलैंड एक राज्य का नाम है। मैरीलैंड राज्य में बाल्टीमोर नाम का एक काउंटी है, उसमें स्थित है स्पैरो पॉइंट नाम का एक क्षेत्र, ये भी आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, स्पैरो पॉइंट। उसके अलावा वॉशिंगटन डीसी तो कैपिटल सिटी है, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, बहुत सारे कमर्शियल सेंटर्स यहाँ पर है। और ये वॉशिंगटन डीसी स्थित कहाँ पर है, तो ये मैरीलैंड नाम का जो राज्य आपको दिख रहा है, मैरीलैंड और ये वर्जीनिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया स्टेट्स का बॉर्डर यहाँ पर है। ये पर्टिकुलर जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ये दोनों का बॉर्डर है और इनके बॉर्डर रीजन पे स्थित है ये वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी है क्या, जिस तरह से दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, अलग से सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरी के रूप में है, उसी तरह से वॉशिंगटन डीसी जो है, डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये अलग से यूएस का कैपिटल है, ये कोई स्टेट नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया वो। अब आप देखिए स्पैरो पॉइंट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है, मोरिस वैली है, दोनों ही आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। उसके अलावा न्यू जर्सी जो है, जो न्यूयॉर्क के आसपास ही है, न्यू जर्सी वाले क्षेत्र में पैटरसन नाम का एक स्थान है। पैटरसन नाम का ये स्थान फेमस है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है इसको, सिल्क सिटी। सो न्यू जर्सी का पैटरसन नाम का स्थान सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और फिर आप फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क की अगर बात करें, खासतौर पर न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क जो है ये कोस्टल रीजन पे स्थित है, इसीलिए यूएसए का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट सिटी इसको कहा जा सकता है। इंडस्ट्रियल सेंटर है, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो रखी हैं, जैसे आयरन एंड स्टील है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेनली विभिन्न प्रकार के उद्योग आपको यहाँ मिलेंगे। मेजर सिटीज जो है वो पैटरसन, स्पैरो पॉइंट, मोरिस वैली, आगे भी देख लेते हैं दक्षिण में भी अटलांटा और बर्मिंघम जो है ये भी आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखेंगे ये आयरन एंड स्टील के लिए इतना फेमस क्यों है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्थित है अपलेशियन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत में मिलते हैं कोयले के भंडार, उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार, उससे एनर्जी रिसोर्स एनर्जी प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के आधार पर ही ये लौह इस्पात के जो संयंत्र हैं, प्लांट्स, वो काम करते हैं। कोयले के साथ साथ यहाँ पर अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में फॉल लाइन रीजन है और उस प्रपात रेखा क्षेत्र से भी जल विद्युत उत्पादन होता है जो काम में आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। तो लौह इस्पात उद्योग का विकास अपलेशियन पर्वत की वजह से हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद ये पूरा दक्षिणी भाग अगर देखें, मिसिसिपी, मिसौरी, उसके साथ साथ टेनेसी, ये वाले पर्टिकुलर रीजन्स, अरकानसास, ये सब रीजन मिसिसिपी नदी का डेल्टा क्षेत्र यहाँ पे है और मिसिसिपी जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे राइस का, टबैको का, कॉटन का, इन सब का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रीजन में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग के अलावा यहाँ पे आपको मेम्फिस नाम का एक स्थान दिख रहा होगा। ये मेम्फिस जो है ये एक पोर्ट है जो कि स्थित है मिसिसिपी नदी के किनारे, तो ये मेम्फिस नाम का भी स्थान इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया मिसिसिपी, मिसौरी और इनका बेसिन क्षेत्र। उसके अलावा टेक्सास और इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएं, गल्फ कोस्ट के आसपास, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास, तो यहाँ पर टेक्सास में ह्यूस्टन नाम का स्थान है, लुसियाना में न्यू ऑर्लिन्स नाम का स्थान है और टेक्सास में ही डलास नाम का स्थान है। ये तीनों स्थान फेमस हैं ऑयल रिफाइनरीज के लिए, यहाँ काफी सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं।
सो गल्फ कोस्ट वाले रीजन में ऑयल मिलता है और ऑयल रिफाइनरी है। जहाँ पे भी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप्ड होती हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं। और उसके साथ साथ टेक्सास में मेनली केमिकल्स इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि टेक्सास में अवेलेबल है रॉक फॉस्फेट, यहाँ पे रॉक फॉस्फेट, सल्फर, इस तरह के कई सारी चीजें मिलती हैं, जिसकी वजह से केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप्ड है। टेक्सास में ये फोर्ट वर्थ नाम का जो स्थान है, ये एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी फेमस है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके अलावा अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें जो कंसास दिख रहा है आपको, कंसास सिटी में भी कई रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज। सो कंसास में भी ऑयल रिफाइनरीज हैं। सो हमने ये ईस्टर्न कोस्ट देख लिया, सदर्न देख लिया, और यहाँ पर टेक्सास वाला रीजन देख लिया। ये तेल के लिए विख्यात है, ये कृषि, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब ऊपर वाला जो रीजन है जिसको हमने न्यू इंग्लैंड कहा था, ये किसके लिए फेमस है और क्या है, डिटेल में बाद में करेंगे, अभी शॉर्ट में देखते हैं। तो न्यू इंग्लैंड वाला रीजन जो है वो फेमस टेक्सटाइल सेंटर है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है, शिप इंडस्ट्री के लिए, शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फुटवेयर जो है, शूज, लेदर इंडस्ट्री, वो यहाँ पर न्यू इंग्लैंड वाले रीजन में काफी ज्यादा विकसित है। इसी न्यू इंग्लैंड में यहाँ पर आपको बॉस्टन नाम का स्थान दिख रहा होगा। बॉस्टन फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और इवन फुटवेयर्स के लिए भी बॉस्टन फेमस है। अब देखते हैं ये जो ग्रेट लेक रीजन है, महान झील वाला क्षेत्र, ये किस किस के लिए फेमस है। तो महान झील वाले क्षेत्र में आपको न्यूयॉर्क का बफेलो नाम का स्थान, सिटी दिख रही होगी। बफेलो सिटी जो है ये भी फेमस है आयरन एंड स्टील के लिए, लौह इस्पात के लिए। बफेलो के अलावा आपको यहाँ पे क्लीवलैंड दिख रहा होगा। क्लीवलैंड के ठीक पास में यहाँ पिट्सबर्ग नाम का स्थान है, ये पिट्सबर्ग। तो क्लीवलैंड जो है वो महान झीलों में ये सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील के किनारे आपको याद होगा मेसाबी श्रेणी है, और इस मेसाबी श्रेणी क्षेत्र में क्या मिलते हैं, लौह इस्पात, आयरन ओर। वो आयरन ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्लीवलैंड तक पहुंचता है। और ये जो पेंसिल्वेनिया नाम का राज्य है जिसमें पिट्सबर्ग है, पेंसिल्वेनिया में मिलते हैं कोयले के भंडार, कोल। और पेंसिल्वेनिया से जो कोल प्राप्त होता है, कोयला और लोहा जहां अवेलेबल हो वहां स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो क्लीवलैंड और पिट्सबर्ग वाला जो क्षेत्र है ये भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके अलावा आपको यहाँ डेट्रॉइट दिख रहा है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। डेट्रॉइट के अलावा यहाँ पर मिलवाकी, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर उसके साथ साथ डुलुथ आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, डुलुथ भी फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ये ग्रेट लेक वाला रीजन और किस किस चीज के लिए फेमस है वो देखिए। यहाँ शिकागो जो दिख रहा है, शिकागो में होती है मीट प्रोसेसिंग, तो मांस का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग तो शिकागो में होती है, और उस मांस की पैकेजिंग सेंट लुइस में होती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये लाइफ स्टॉक पर, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स पर, मीट पर, डेयरी प्रोडक्ट्स पर, उन पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो यहाँ पे लेक्स है, लेक्स की वजह से इजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है, बहुत सारे मिनरल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। इसी वजह से यहाँ एक्रोन नाम का स्थान है। एक्रोन वर्ल्ड में फेमस है सिंथेटिक रबर के प्रोडक्शन के लिए। सिंथेटिक रबर को आप कह सकते हैं कृत्रिम रबर, तो कृत्रिम रबर का उत्पादन भी होता है यहाँ पर। तो महान झील वाला क्षेत्र जो है उसमें मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग, कृषि उद्योग, मांस और पशु आधारित उद्योग, और उसके साथ साथ कृत्रिम रबर और भी कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको मिल जाती हैं। फिर आप थोड़ा वेस्टर्न साइड पे अगर आ जाएं, मोंटाना राज्य जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसमें एक स्थान है जिसका नाम है ब्यूटे। ये जो बूटे नाम का स्थान है ये फेमस है कॉपर के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर कॉपर का उत्पादन होता है, कॉपर की माइंस है काफी ज्यादा। ये रॉकी माउंटेन वाला जितना भी रीजन है, कोलोराडो, व्योमिंग, इडाहो, उटाहा, इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पर तांबे के, कॉपर के रिजर्व्स काफी अच्छे खासे मिलते हैं। सो कॉपर, कोबाल्ट, ये सब मिनरल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर आ जाइए आप पैसिफिक कोस्ट वाले रीजन में, प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर वॉशिंगटन राज्य जो है उसके सिएटल दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ सिएटल फेमस है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वायुयान जो है उनके उत्पादन, उनके प्रोडक्शन के लिए। फिर है पोर्टलैंड जो ओरेगन राज्य का भाग है।
पोर्टलैंड फेमस है शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अलावा कैलिफोर्निया राज्य में यदि आप देखें तो यहाँ सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, सैन डियागो ये फेमस है आईटी इंडस्ट्री के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सर्विसेज और वो सब। सैन फ्रांसिस्को और इसके आसपास वाले क्षेत्र को तो सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सो जितने भी सैन नाम के स्थान है वो आईटी इंडस्ट्री के रूप में फेमस है। तो ये सैन जोस प्रोनाउंस होता है सैन होजे बिकॉज जे इज प्रोनाउंस्ड एज एच इन स्पेनिश लैंग्वेज। फिर है लॉस एंजलिस, यहाँ पर स्थित है हॉलीवुड, हॉलीवुड के लिए फेमस है। तो इस तरह से पूरे यूएसए में हर जगह आपको मेजर इंडस्ट्रीज दिखेंगी, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा मेजर इंडस्ट्रीज इसी में दिखती हैं। तो वापस से देख लेते हैं क्विकली, ये न्यू इंग्लैंड वाला रीजन है, ये मिड अटलांटिक कोस्ट वाला रीजन है। उसके अलावा यहाँ दक्षिण में है सदर्न अपलेशियन रीजन, यहाँ पर ईस्टर्न टेक्सास या गल्फ कोस्ट रीजन, ग्रेट लेक रीजन और यहाँ पैसिफिक कोस्ट वाला रीजन। ये रीजन जो है गल्फ कोस्ट वाला, टेक्सास वाला ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस। सदर्न अपलेशियन वाला जो पार्ट है ये आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत से कोयला मिलता है और फॉल लाइन रीजन से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क के आसपास वाला ये जो मिड अटलांटिक कोस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सिल्क सिटी है, यहाँ पर स्पैरो पॉइंट है, यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी है, सबसे बड़ा पोर्ट है न्यूयॉर्क वाला। तो ये भी एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। न्यू इंग्लैंड वाला रीजन जो है ये शूज के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट। ग्रेट लेक वाला रीजन आयरन एंड स्टील, सिंथेटिक रबर, केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री एंड एनिमल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। ये आईटी सेक्टर वाला जो एरिया है, आईटी यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है। मोस्टली जो इंडियंस माइग्रेट होके जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, वो मेनली आईटी सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स मोस्टली कैलिफोर्निया में ही अवेलेबल है। सो मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे। आप देखिए नेक्स्ट जो है, इसके अलावा ये जो अभी इंडस्ट्रियल रीजन्स मैंने आपको बताए मैप पे, वही सीधा यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको क्विकली देख लेते हैं। उसके बाद आगे कनाडा के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है सदर्न न्यू इंग्लैंड वाला रीजन, ये अभी डिस्कस करना बाकी है। मिड अटलांटिक कोस्ट रीजन जिसमें सम्मिलित है सिल्क सिटी, आयरन एंड स्टील के लिए फेमस, स्पैरो पॉइंट जो मैरीलैंड राज्य में है। तीसरा है सदर्न अपलेशियन रीजन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस, मोरिस वैली वाला क्षेत्र। आयरन एंड स्टील के अलावा ये एग्रीकल्चर के लिए भी फेमस है और एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल जो है वो भी काफी डेवलप्ड है, टेक्सटाइल। अब देखिए गल्फ कोस्ट रीजन, ईस्टर्न टेक्सास वाला, ऑयल रिफाइनरीज हैं बहुत सारी, जैसे डलसास में, ह्यूस्टन में, न्यू ऑर्लिन्स में। उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ की फेमस है, केमिकल इंडस्ट्री। फिर आप देखिए ग्रेट लेक वाला रीजन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मीट प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, इन सब के लिए फेमस है। पैसिफिक कोस्ट वाला रीजन जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर, हॉलीवुड, इन सब के लिए फेमस है। ये जो नाम है, इन नामों को याद रखना है। इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक ओनली प्री का टॉपिक है, मेंस में नहीं है। तो मेन चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि 4 ऑप्शन देख के आप पहचान जाए कि आंसर क्या है। सो अब आगे डिस्कस करते हैं। ये आ गया न्यू इंग्लैंड वाला रीजन, और ये न्यू इंग्लैंड वाला रीजन अभी हमने देखा कहाँ पर है, यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, बिल्कुल सबसे उत्तर पूर्वी भाग में। इस न्यू इंग्लैंड वाला जो रीजन है इसमें 6 राज्य सम्मिलित हैं। इन 6 राज्यों में दक्षिणी राज्य जो हैं उनमें इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हुई हैं, इसीलिए इंडस्ट्रियल रीजन जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बोलते हैं सदर्न न्यू इंग्लैंड वाला रीजन, जो कि मेजर इंडस्ट्री है। नदर्न वाला इतना डेवलप नहीं है। इसको ये न्यू इंग्लैंड नाम कैसे मिला? सो यूके से कई लोग यहाँ आकर बसे थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप की थी, इसी वजह से इसे न्यू इंग्लैंड वाला क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कई सारे सिटीज़ के नाम ऐसे हैं जो एग्जैक्टली सेम है, यूके की सिटीज़ से मिलते जुलते नाम हैं और इवन एग्जैक्टली सेम नाम भी हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखें कि न्यू इंग्लैंड में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, 6 राज्य हैं, मेन, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट, मैसाचुसेट्स,
कनेक्टिकट और रोड आइलैंड, ये 6 मेजर स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है। इनमें से सदर्न जो स्टेट्स हैं ये वाले, ये ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इसलिए जब इंडस्ट्रियल रीजन की बात होती है तो कहा जाता है सदर्न न्यू इंग्लैंड रीजन। अब ये किसके लिए फेमस है? ये न्यू इंग्लैंड रीजन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, बॉस्टन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, फैब्रिकेटेड मेटल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे एग्रीकल्चर, मशीनरी वगैरह भी बनती है, मशीनरी वगैरह भी बनती है। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो देखिए। रोड आइलैंड जो है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, रोड आइलैंड में प्रोविडेंस नाम का स्थान है और उसमें वुलन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है रोड आइलैंड। मैसाचुसेट वाला जो स्थान है, यहीं पर बॉस्टन है, जो इस पूरे सदर्न न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन का सबसे बड़ा और मेजर सिटी और इंडस्ट्रियल पार्ट है। यहाँ पर बॉस्टन में टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसी मैसाचुसेट में लोवेल नाम का स्थान है जो टेक्सटाइल के लिए फेमस है। स्प्रिंगफील्ड नाम का स्थान भी यहाँ पर है जो इलेक्ट्रिक मशीनरी जो है उसके लिए फेमस है। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक मशीनरी, एग्रीकल्चरल मशीनरी, वो सब यहाँ काफ़ी ज़्यादा बनती है। न्यू हैम्पशायर में मैनचेस्टर नाम का स्थान है। आपको पता होगा एक मैनचेस्टर नाम का स्थान यूके में भी है, तो यूके की सिटीज के जैसे एग्जैक्टली सेम नाम यहाँ पे भी मिलते हैं। बट कहीं पे अगर प्री में आपसे पूछा जाए कि मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है और कहाँ स्थित है, तो आपको यूके वाले को मैच करना है क्योंकि यूके वाला ज़्यादा फेमस है। सो मैनचेस्टर जिस तरह से यूके में टेक्सटाइल के लिए फेमस है, वैसे ही यहाँ पे भी मैनचेस्टर टेक्सटाइल के लिए फेमस है। नॉर्दर्न वाला पार्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। उसके अलावा अगर देखें कनेक्टिकट जो है उसमें हार्टफोर्ड नाम का स्थान है। हार्टफोर्ड नाम का ये स्थान इंटरनेशनल सेंटर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, शिप मैन्युफैक्चरिंग भी होती है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ओवरऑल न्यू इंग्लैंड वाला जो पार्ट है वो एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, खास तौर पर सदर्न न्यू इंग्लैंड वाला पार्ट जो इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। सो यूएसए के सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स, मेजर सेंटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कनाडा वाला देखते हैं। तो कनाडा वाले में यदि आप देखें कनाडा के मैप को, तो कनाडा में 3 इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। एक तो है ओंटारियो सेंट लॉरेंस रीजन, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा हिस्सा, इसे कहते हैं ओंटारियो सेंट लॉरेंस रीजन। ओंटारियो सेंट लॉरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओंटारियो नाम का राज्य है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नाम की ये नदी है, इसीलिए ओंटारियो सेंट लॉरेंस रीजन कहते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ आगे जो ये पार्ट है ये प्रेरीज रीजन है, क्योंकि यहाँ प्रेरीज घास के मैदान हैं। और यहाँ जो आपको लास्ट में दिख रहा है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट सम्मिलित है पैसिफिक कोस्ट रीजन। तो कनाडा में 3 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ओंटारियो सेंट लॉरेंस रीजन, प्रेरीज रीजन एंड पैसिफिक कोस्ट रीजन। अब इन पार्ट्स में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड नाम का द्वीप है, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। न्यू फाउंडलैंड वाले द्वीप के पास ग्रैंड बैंक नाम का फिशिंग सेंटर है, तो फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है। आपको पता होगा कि ग्रैंड बैंक फिशिंग सेंटर किस वजह से यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स आकर मिलती हैं। इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड के पास तो ग्रैंड बैंक नाम का फिशिंग सेंटर, यहाँ पर एक और आइलैंड है नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया आइलैंड के पास जॉर्ज बैंक नाम का फिशिंग सेंटर है। तो 2 मेजर फिशिंग सेंटर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक। इसके अलावा ये जो न्यू फाउंडलैंड वाला द्वीप है, आइलैंड है, यहाँ पर सेंट जॉन्स जो इसकी कैपिटल है, इसके पास यहाँ हाइबर्निया नाम का क्षेत्र है। ये हाइबर्निया वाला जो रीजन है, हाइबर्निया रीजन जाना जाता है तेल के उत्पादन के लिए, ऑयल प्रोडक्शन होता है यहाँ न्यू फाउंडलैंड वाले रीजन में। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप तेल के उत्पादन के लिए भी फेमस है, मत्स्य उद्योग भी इसके आसपास होता है। और न्यू फाउंडलैंड के वेस्टर्न साइड में कॉर्नर ब्रूक्स नाम का एक शहर है, और कॉर्नर ब्रूक्स नाम का ये शहर फेमस है पेपर इंडस्ट्री के लिए।
यहाँ पे कागज का उत्पादन किया जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि कनाडा का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो कोणधारी वनों से ढका हुआ है, टैगा वनों से ढका हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पेपर इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है। अब न्यू फाउंडलैंड के आगे अगर नोवा स्कोशिया देखें, ये नोवा स्कोशिया नाम का जो आइलैंड है, नोवा स्कोशिया में एप्पल का, सेब का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, तो एप्पल इंडस्ट्री या एप्पल एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप्ड है। उसके बाद थोड़ा और आगे आ जाए अगर, क्यूबेक में मॉन्ट्रियल नाम का स्थान है। मॉन्ट्रियल फेमस है न्यूज़पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यूज़पेपर, और काफी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये न्यूज़पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। मॉन्ट्रियल के बाद आगे अगर थोड़ा और आ जाए तो ओंटारियो राज्य जो यहाँ पर है, ओंटारियो में बहुत सारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। सबसे पहले तो ओंटारियो में ओटावा है जो कनाडा की कैपिटल है। फिर यहीं पर ओंटारियो में स्थित है टोरंटो नाम का स्थान। अब ये जो टोरंटो नाम का स्थान है ये फेमस है क्योंकि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी जो है वो है कनाडा की, तो टोरंटो लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। टोरंटो के बाद यहाँ पर बिल्कुल पास में टोरंटो के हैमिल्टन नाम का स्थान है। हैमिल्टन नाम का ये स्थान आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। और ये जो हैमिल्टन है, जो भी स्थान आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस होता है उसे बर्मिंघम की संज्ञा दी जाती है। तो हैमिल्टन बर्मिंघम है कनाडा का, बर्मिंघम वास्तव में यूके में है, और उसी के हिसाब से संज्ञा दी जाती है। जो भी आयरन एंड स्टील सेक्टर में लार्ज प्रोड्यूसर होता है या बड़ा डेवलप स्टेट पार्ट होता है उससे कहा जाता है बर्मिंघम। तो हैमिल्टन जो है ये कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है। टोरंटो हैमिल्टन के अलावा यहाँ सडबरी नाम का जो आपको स्थान दिख रहा है, इस सडबरी नाम के स्थान को यदि देखा जाए तो ये फेमस है मेनली निकल के उत्पादन के लिए। निकल यहाँ पाया जाता है। निकल के अलावा यहाँ प्लैटिनम के भंडार भी पाए जाते हैं, तो निकल, प्लैटिनम, इन सब के भी भंडार हैं। इस सडबरी के ठीक ऊपर आपको दिख रहा होगा सॉल्ट सेंट मैरी। सॉल्ट सेंट मैरी एक शहर है जो ओंटारियो में है, और ये भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। उसके ठीक ऊपर पास में आपको टिमिनिस सिटी दिख रही है। टिमिनिस सिटी में ही स्थित है होलिंगर नाम की खान। होलिंगर माइन जानी जाती है गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए, सोने के उत्पादन के लिए। फिर उसके बाद आप थंडर बे नाम का स्थान देखेंगे ओंटारियो में। थंडर बे जो है इसको लेक हेड भी कहा जाता है। लेक हेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो सारी महान झीलें यहाँ पर आकर खत्म होती है कनाडा में। ये सुपीरियर झील का अंतिम भाग है जो कनाडा में है, और इसीलिए थंडर बे वाला जो क्षेत्र है वो एक बहुत मेजर पोर्ट है इस पर्टिकुलर रीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन हब है। जितना भी वेस्टर्न प्रेरीज रीजन है, जितना भी वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें आती हैं ग्रेट लेक्स की तरफ, वो थंडर बे के माध्यम से, थंडर बे सिटी और पोर्ट के माध्यम से आगे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो थंडर बे काफी ज्यादा डेवलप्ड है, मेनली फेमस है ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में। मेजर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डेवलप्ड है, हेल्थ सेंटर यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलप है, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पे जितने भी राज्य हैं उसमें हमने सबसे पहले न्यू फाउंडलैंड द्वीप देखा। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के आगे यहाँ पर ये वाला न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर वाला राज्य है। लेब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड वाले राज्य और क्यूबेक के बीच में यहाँ कैनेडियन शील्ड वाले पार्ट में लोहा मिलता है, आयरन ओर के भंडार मिलते हैं, और इस आयरन ओर के भंडार के कारण ही आसपास के क्षेत्रों में कई जगह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है। क्यूबेक में मॉन्ट्रियल पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस, सडबरी निकल के लिए, टोरंटो लार्जेस्ट सिटी, ओटावा कैपिटल, सॉल्ट सेंट मैरी आयरन एंड स्टील, टिमिस सिटी में होलिंगर माइन गोल्ड के लिए फेमस, थंडर बे अभी हमने किया ही था। अब आ जाते हैं हम विनीपेग झील वाला क्षेत्र देखते हैं। विनीपेग और उसके आसपास वाला क्षेत्र ये मेनली स्थित है मैनिटोबा नाम के राज्य में। विनीपेग झील और विनीपेग नाम का जो शहर है ये विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी के रूप में फेमस है। लार्जेस्ट व्हीट यार्ड यहाँ देखने को मिलता है। इतनी बड़ी गेहूं की मंडी यहाँ पे कैसे विकसित हुई? क्योंकि ये पूरा प्रेरीज घास के मैदान वाला क्षेत्र है जहाँ गेहूं का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए विनीपेग जैसी लार्जेस्ट जो गेहूं की मंडी है वो यहाँ पे विकसित हुई है। उसके साथ साथ मैनिटोबा राज्य के आगे अगर राज्य देखें यहाँ
एथाबास्का नाम की झील है। आपको याद होगा एथाबास्का झील के पास किनारे पर स्थित है यूरेनियम सिटी। तो यूरेनियम सिटी जो एथाबास्का झील के पास स्थित है, इस पर्टिकुलर एरिया में यूरेनियम का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। और आपको पता होगा कनाडा यूरेनियम के प्रोडक्शन में काफी आगे है, लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। एल्बर्टा राज्य में आ जाए अगर, एडमिंटन और कैलगरी, ये जो पूरा क्षेत्र है, एडमिंटन प्रेरीज का एक प्रमुख शहर है। कैलगरी में स्थित है टर्नर वैली, और टर्नर वैली और पूरा एल्बर्टा वाला जो क्षेत्र है ये फेमस है ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए। तो प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार यहाँ पाया जाता है। खास तौर पर कैलगरी नाम के स्थान पर टर्नर वैली नाम का स्थान है, कैलगरी शहर में टर्नर वैली। उसके बाद आ जाइए ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में। ब्रिटिश कोलंबिया वाला जो स्टेट है, इसमें एक सिटी है जिसका नाम है किम्बरले। किम्बरले सिटी में माइंस है, सुलिवान माइंस। ये सुलिवान माइंस लेड और जिंक के लिए फेमस है, सीसा जस्ता के लिए फेमस है। और किम्बरले माइंस में सीसा जस्ता के अलावा ये जो वैंकूवर आपको दिख रहा है, वैंकूवर वाला क्षेत्र और ये पर्टिकुलर रीजन ये फेमस है लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए। लंबरिंग इंडस्ट्री का मतलब है लुगदी उद्योग, और लुगदी उद्योग वहां विकसित होता है जहां कोमल लकड़ी वाले वृक्ष मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में कोनीफेरस फॉरेस्ट काफी ज्यादा मात्रा में है, और इसी वजह से यहाँ पर लंबरिंग इंडस्ट्री या लुगदी उद्योग या फिर लकड़ी उद्योग काफी ज्यादा फेमस है। सो ये मेजर सिटीज और मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हुए। अब थोड़ा सा नॉर्थ में चलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी जो आपको दिख रही है, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी एक राज्य का नाम है कनाडा में। यहाँ पर ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट बेयर लेक है और मैकेंजी नदी है। आपको याद होगा मैकेंजी नदी के बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम तेल के भंडार पाए जाते हैं। ग्रेट बेयर लेक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे रेडियम के, यूरेनियम के, इन सब के भंडार मिलते हैं। ग्रेट स्लेव लेक जो है उसके पास बिल्कुल किनारे पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है येलो नाइफ। येलो नाइफ वाला रीजन फेमस है सोने के लिए, गोल्ड के लिए, प्लस यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में डायमंड भी मिलता है। तो जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी वाला रीजन है वो यूरेनियम और भी एटॉमिक मिनरल्स और गोल्ड और डायमंड, इस तरह के प्रीशियस जो स्टोन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, उनके लिए फेमस है। तो ये कनाडा के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हुए। अब क्योंकि कनाडा का मैप ऑलरेडी यहाँ पे है, कुछ एक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। एल्बर्टा नाम का राज्य और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी, इन दोनों राज्य के सीमा क्षेत्र पर यहाँ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये जो वुड बफेलो नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कनाडा का, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कनाडा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपको प्रिंस रूपर्ट नाम का स्थान दिख रहा होगा ब्रिटिश कोलंबिया में। प्रिंस रूपर्ट से लेकर यहाँ पर नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स नाम के स्थान तक, प्रिंस रूपर्ट ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर हैलिफैक्स तक यहाँ पर एक रेलवे नेटवर्क है, और इस रेलवे नेटवर्क को इन दोनों स्थानों के जो बीच में है उसे कहा जाता है नेशनल कैनेडियन रेलवे। सो ये नेशनल कैनेडियन रेलवे है यहाँ पर। उसके अलावा वैंकूवर से लेकर यहाँ पर आपको न्यू ब्रुंसविक दिख रहा होगा। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर न्यू ब्रुंसविक तक यहाँ पर भी एक रेल लाइन है, रेल नेटवर्क है, और उस रेल नेटवर्क का नाम है कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे। ट्रांस पैसिफिक रेलवे। हालांकि रेलवेज और इस तरह के रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड लेवल के आपके सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, मैप था ऑलरेडी इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स थे कनाडा के, और कनाडा के इन इंडस्ट्रियल रीजन्स के बाद हम आगे देखते हैं। ये कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन्स की डिटेल है, जो हमने डिस्कस किया था वही सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ऑन्टारियो सेंट लॉरेंस रीजन, प्रेरीज रीजन और पैसिफिक कोस्ट रीजन, हैमिल्टन आयरन एंड स्टील के लिए, सॉल्ट सेंट मैरी भी, सडबरी, ये सारे स्थान हमने डिस्कस किए हैं। हॉलिंगर माइंस, मॉन्ट्रियल, विंडसर,
अच्छा, विंडसर जो है ओंटारियो में, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस होता है स्थान, उसे डेट्रॉइट की संज्ञा दी जाती है। तो कनाडा का डेट्रॉइट कहते हैं इसे। हर्बेनिया क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड वाले पार्ट में ऑयल एंड नेचुरल गैस। कॉर्नर ब्रूक सिटी नोवा स्कॉशिया एप्पल के लिए। विनीपेग, यूरेनियम, येलोनाइफ, ये सब रीजन्स जो है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, प्रेरीज वाले या फिर यूरेनियम वगैरह के लिए। पैसिफिक कोस्टल रीजन में सुलिवान माइन मैंने आपको बताई थी, ब्रिटिश कोलंबिया में, और वैंकूवर भी हमने डिस्कस किया था। तो ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं कनाडा की। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब ये है सदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग नॉर्थ अमेरिका का। हमने कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन्स देख लिए, यूएसए के इंडस्ट्रियल रीजन्स देख लिए। अब मैक्सिको और थोड़ा सेंट्रल अमेरिकन वाले पार्ट में छोटे मोटे जो थोड़ा बहुत मेजर इंडस्ट्रीज हैं या मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैक्सिको है, यहाँ मैक्सिको का पठारी क्षेत्र है। आपको याद होगा चिहुआहुआ नाम का स्थान, जो फेमस है किसके लिए? सिल्वर के लिए। सो मैक्सिको में चिहुआहुआ नामक स्थान पे सिल्वर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके अलावा मैक्सिको का जो कोस्टल रीजन है, ये गल्फ कोस्ट रीजन, ये पूरा का पूरा ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के लिए फेमस है। और फिर सेंट्रल अगर अमेरिकन रीजन देखें तो यहाँ पर माउंटेनियस रीजन ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्रीज नहीं है। ये यहाँ पर वेस्ट इंडीज की जो आइलैंड्स हैं, जिन्हें ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं, इसमें क्यूबा को यदि देखा जाए, क्यूबा जाना जाता है शुगर प्रोडक्शन के लिए। यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, चीनी का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, टोबैको प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। और टोबैको प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ बहुत बड़े लेवल पे सिगार्स बनाए जाते हैं, सिगार्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जमैका जो यहाँ पर एक अन्य द्वीप है, जमैका फेमस है बॉक्साइट के भंडार के लिए। यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट के अलावा यहाँ पर बनाना भी मिलता है, बनाना का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये बनाना बॉक्साइट के लिए, ये क्यूबा जो है टोबैको के लिए, शुगर के लिए, मैक्सिको का कोस्टल रीजन ऑयल नेचुरल गैस के लिए, चिहुआहुआ सिल्वर आदि के लिए फेमस है। तो ये कुछ मेजर सेंटर्स हो गए सदर्न पार्ट के, नॉर्थ अमेरिका के। अब आगे देखते हैं। आप देखिए कुछ लोकल विंड्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले जो भी ब्लू में है वो मेनली कोल्ड विंड्स हैं, विंटर के टाइम पे चलती हैं, काफ़ी ठंडी हैं। ये स्क्वैमिश नाम की जो यहाँ पर लोकल विंड आपको दिख रही है, स्थानीय पवनें, इसमें स्क्वैमिश चलती है ब्रिटिश कोलंबिया में। सो ब्रिटिश कोलंबिया में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवनें कहलाती है स्क्वैमिश। चिनूक नाम की जो पवनें हैं ये चलती हैं यूएसए और कनाडा के कुछ पार्ट में। चिनूक गर्म है और चिनूक हमने पहले भी कई क्लासेस में डिस्कस की है। तो ये गर्म पवनें प्रेरीज घास के मैदान वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। सेंटा आना जो है ये है कैलिफोर्निया की स्थानीय पवनें, और ये भी गर्म स्थानीय पवनें हैं, वार्म करंट्स हैं। और कैलिफोर्निया का ये जो नीचे वाला भाग है, सदर्न पार्ट, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वाला रीजन, ये मैक्सिको के क्षेत्राधिकार में आता है। और मैक्सिको वाला कैलिफोर्निया का पार्ट कहलाता है कैलिफोर्निया बाजा प्रायद्वीप। जस्ट कैलिफोर्निया नहीं कहते, उसके साथ बाजा भी ऐड करते हैं। तो कैलिफोर्निया का ये जो सदर्न पार्ट है, जिसे बाजा पेनिनसुला रीजन कहते हैं, इसके दक्षिणी भाग में कोरोमल नाम की एक लोकल विंड है। ये भी गर्म पवनें हैं, ये खासतौर पर रात के समय चलती हैं। तो ये सब गर्म पवनें हुई, और ये स्क्वैमिश जो है ये ठंडी पवन है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल रीजन, यहाँ से आ रही है ठंडी पवनें जिनका नाम है ब्लिजर्ड। इन्हीं ब्लिजर्ड्स के कारण कनाडा और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए जो है वहाँ चलती हैं स्नोई स्टॉर्म्स या बर्फीले तूफान। पर कब? सर्दियों के दौरान, शीत ऋतु के दौरान। इसी तरह की ठंडी पवनें जो हैं वो कुछ मात्रा में यूएसए से गुजरती हैं, उसके साथ साथ कुछ मात्रा में मैक्सिको तक भी पहुंच जाती हैं। जनरली अगर देखा जाए तो इतना दक्षिण तक ध्रुवों से आने वाली या ठंडी पवनें जो है इतना साउथ तक नहीं जा पाती है विंटर्स में, और उसका कारण होता है बैरियर्स होते हैं बहुत सारे बीच में, माउंटेन्स आदि के रूप में। जैसे आप एशिया में देखें, अगर
स्पेशली इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के उत्तर में कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसी वजह से ठंडी पवनें इंडिया तक सर्दियों में नहीं पहुंच पाती हैं। बट यहाँ पर क्योंकि कोई माउंटेनियस बैरियर नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा प्लेन रीजन है, इसी वजह से यहाँ से सीधी पवनें आती हैं। कुछ पवनें सर्दियों में, ठंडी पवनें मैक्सिको की तरफ भी आती हैं, और मैक्सिको की तरफ आने वाली इन ठंडी पवनों को कहते हैं नॉर्टे। तो लोकल विंड्स में मेजर जो लोकल विंड्स हैं वो ये हैं, चिनूक, सेंटा आना, कोरोमल गर्म है, और स्क्वैमिश, ब्लिजर्ड और नॉर्टे ठंडी लोकल विंड्स हैं। तो ये लोकल विंड्स हो गई। अब इन लोकल विंड्स के अलावा हम डिस्कस करेंगे पनामा कैनाल। अब ये पनामा कैनाल कहाँ बनी है? आपको याद होगा हमने इस्थमस किया था, हमने जो स्थल डमरू है वो डिस्कस किया था। स्थल डमरू एक ऐसा स्थलीय भाग होता है, छोटा सा स्थलीय भाग, जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है और दो जलीय भागों को अलग करता है। इसी तरह का एक इस्थमस है पनामा इस्थमस। पनामा इस्थमस वाला क्षेत्र साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। पर पनामा इस्थमस वाले क्षेत्र में पनामा नाम की एक नहर बनाई गई है ताकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ा जा सके। इस नहर का निर्माण कब हुआ था और किसने किया था, करवाया था? सो ये 1914 में डेवलप हुई थी। यूएसए ने इस कैनाल को डेवलप करवाया था, और ये कैनाल जो है ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन से। और अगर डिटेल में देखें तो ये गल्फ ऑफ पनामा को कनेक्ट करती है कैरेबियन सागर से। और ये नहर कहाँ स्थित है? पनामा देश में स्थित है, यहाँ इस तरह से। और ये नहर इसके जो दोनों साइड्स है, पैसिफिक ओशन वाला साइड और अटलांटिक ओशन वाला साइड, वहाँ पर मेजर पोर्ट्स जो हैं, एक तरफ पैसिफिक ओशन वाली साइड तो है पनामा सिटी नाम का मेजर पोर्ट, और अटलांटिक ओशन वाली साइड है कोलोन नाम का एक मेजर पोर्ट। तो पनामा सिटी और कोलोन को जोड़ती है ये पनामा नहर। अब ये पनामा नहर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर एक लैंड रीजन था, उसको काट कर बनाई गई है। और लैंड रीजन को काट कर बनाई गई है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरी कटाव या फिर गहरी खुदाई करनी थी। बट यूएस ने बहुत स्मार्टली इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है, और इसमें इस तरह से जो नहर को खोदा बनाया गया है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है। सब जगह से नहर को बराबर नहीं खोदा गया। अगर नॉर्मली नहर को बनाना होता तो उस स्थलीय भाग को पूरा काटना पड़ता ताकि पानी आर पार जा सके, बट यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। मान लीजिए महासागर का जल स्तर इतना है, यहाँ तक महासागरीय जल है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ तक महासागरीय जल है सपोज, तो पूरे को काट के उस महासागरीय जल स्तर के बराबर नहीं किया गया है, इस तरह से बनाया गया है। उससे होता क्या है, यहाँ पर बीच बीच में लॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ लॉक्स बनाए गए, यहाँ एक लॉक है, यहाँ एक लॉक है, इसी तरह से यहाँ एक लॉक है, यहाँ एक लॉक है। तो जब शिप आता है, जहाज आता है, तो जहाज सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर उसके बाद लॉक सिस्टम के माध्यम से यहाँ कुछ पानी छोड़ा जाता है, उससे ये जहाज ऊपर उठेगा, लॉक खुलेगा, जहाज यहाँ तक पहुँचेगा, फिर और पानी जो है लॉक से बहाया जाएगा। तो धीरे धीरे लॉक से डिफरेंट लेवल, वाटर लेवल से गुजरता है शिप, और फाइनली पार करके जाता है दूसरी तरफ। ये लॉक सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होने वाली नहर है, लॉक सिस्टम, या इसको कह सकते हैं बंधक प्रणाली। लॉक सिस्टम क्यों बनाया गया है पनामा कैनाल में? लॉक सिस्टम बनाया गया है ताकि नहर जो है उसमें ज़्यादा खुदाई ना करनी पड़े, और इजीली जो है कैनाल दोनों क्षेत्रों को जोड़ सके। और डिफरेंट वाटर लेवल्स हैं, हर जगह लॉक्स हैं, लॉक्स को खोल के पानी भरा जाता है, जहाज ऊपर उठता है पानी आते ही, और फिर लॉक खुल जाता है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जब जाता है वापस से पानी भरा जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है शिप आगे क्रॉस करके चला जाता है। तो अब ये लॉक सिस्टम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। ये देखिए इसमें लॉक सिस्टम दिखाया गया है, पूरा वीडियो किस तरह से पानी भरा जाता है। ये लॉक खुला, अब ये लॉक खुल गया, अब ये लॉक खुलेगा, अब ये लॉक खुलेगा, ये लॉक खुलेगा, वाटर लेवल डाउन होगा, ये लॉक खुलेगा, वाटर लेवल डाउन होगा। तो इस तरह से जो जहाज है वो पूरा क्रॉस करके चला जाता है। और इसको वापस से देखिए, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में डिफरेंट लॉक्स हैं, बीच में एक प्रमुख नहर है, प्रमुख झील है जिसका नाम है गॉटन झील। सो ये गॉटन झील वाला क्षेत्र है। सो इस तरह से लॉक सिस्टम से ऑपरेट होने वाली एकमात्र प्रमुख जो नहर है वो पनामा नहर है। अब इसके आगे
देखिए नॉर्थ अमेरिका के कुछ मेजर एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह जो हैं उनको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्री के सिलेबस में आपकी इंडस्ट्रीज दे रखी है, इंडस्ट्रीज के साथ साथ मेजर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में भी बताया गया। तो बायोडाइवर्सिटी में थोड़े बहुत कुछ एक एनिमल्स के, मेजर एनिमल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसमें आप देखिए ये जो है अमेरिकन बाइसन, ये हमने पहले भी लिखा था, प्रेरीज में पाए जाते हैं अमेरिकन बाइसन, और ये नेशनल एनिमल है यूएसए का, और यूएसए और नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन का सबसे भारी एनिमल है ये, और इसको अमेरिकी भैंस भी कहा जा सकता है, बट ये भैंस से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, कहीं ज़्यादा वजनदार होती है, और ये शाकाहारी है, ये इस तरह की है। सो ये होता है अमेरिकन बाइसन। अमेरिकन बाइसन के अलावा बॉल्ड ईगल जो है ये नेशनल बर्ड है यूएसए की। तो यूएसए का नेशनल एनिमल जो है वो बाइसन है, और नेशनल बर्ड है बॉल्ड ईगल। ये है बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल को बॉल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी पूरा जो बॉडी होता है वो तो ब्लैक कलर का होता है, और उसका जो हेड रीजन है वो व्हाइट कलर का है। सो इसीलिए बॉल्ड। हाँ, अब नेक्स्ट जो है गैरीजे और इन सब को डिस्कस करते हैं। देखिए कनाडा की जो नेशनल बर्ड है उस नेशनल बर्ड को ग्रे जे कहते हैं। सो छोटी सी चिड़िया है ग्रे जे नाम की। हालांकि अगर देखा जाए कनाडा में अभी भी यूनानिमसली इसको एक नेशनल बर्ड नहीं माना गया है। कई बार इसके लिए वोटिंग भी चलती रहती है, 2-3 बर्ड्स और हैं जिनको डिस्कस किया जाता है इसमें। तो वोटिंग आदि के माध्यम से हो सकता है भविष्य में इसको चेंज भी कर दिया जाए। कनाडा वाले अभी कंफ्यूज हैं कि किसको नेशनल बर्ड बनाया जाए, बट फिलहाल ये है। उसके बाद बीवर जो है ये कनाडा का नेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल ऑफ कनाडा। अब ये बीवर कैसा दिखता है? ये है बीवर, काफी मेहनती पशु है और ये मेहनत करता है। क्या बनाता है? ये डैम्स कंस्ट्रक्ट करता है। डैम्स कंस्ट्रक्ट किस तरह से करता है? डैम्स का मतलब क्या होगा इस एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या बेसिक लेवल पे? डैम का मतलब है पानी को कंट्रोल करना, जल के बहाव को कंट्रोल करना, वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो ये जो बीवर है ये बड़े बड़े वृक्षों के जो नीचे तना होता है उसको काटता जाता है जब तक कि पेड़ का तना टूटकर और पेड़ पूरा का पूरा नीचे ना गिर जाए। तो इस तरह से कई जगह बीवर की वजह से पेड़ गिरते भी हैं। गिरने से जो पानी वाला क्षेत्र होता है आसपास वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, और उससे इसको फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये है कि वहां पे जो भी फूड मटेरियल आ रहा है वो उसी जगह एकत्रित हो जाता है, प्लस जो इसको दूसरे एनिमल्स खाने वाले होते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं आ पाते हैं। तो ये एक जगह अपना एक वाटर जोन को मेंटेन करने के लिए और पानी को स्थिर करने के लिए इस तरह के डैम्स बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा जाए तो कि कौन सा एनिमल है जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो है बीवर। और इसीलिए ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक जो रेलवे है उसका सिंबल भी बीवर रखने का सोचा गया था, क्योंकि बीवर काफी मेहनती पशु है। उसके बाद देखिए गोल्डन ईगल, ये मैक्सिको की नेशनल बर्ड है। जिस तरह से बॉल्ड ईगल को नेशनल बर्ड है, यूएसए की नेशनल बर्ड माना गया है, उसी तरह से गोल्डन ईगल मैक्सिको की नेशनल बर्ड है। ये है गोल्डन ईगल। इसका पूरा बॉडी ऑलमोस्ट ब्लैक व्हाइट कलर का होता है, और इसका जो ये नेक वाला रीजन है ये ब्राउनिश गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। और मैक्सिको का जो नेशनल एनिमल है वो है जगुआर। जगुआर के बारे में आपको पता है, कार की बात नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट जो है नॉर्थ अमेरिका के नेशनल पार्क्स। नॉर्थ अमेरिका के नेशनल पार्क्स ऐसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट कुछ बेसिक नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। ग्रीनलैंड आइलैंड जो है वहां पर उसके उत्तर पूर्वी भाग में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसलिए एटलीस्ट इसका नाम पता होना चाहिए आपको। वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये मैंने आपको बताया था कनाडा में नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी और एल्बर्टा स्टेट जो है उसके बॉर्डर रीजन पे। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कनाडा का। फिर अगर देखें यूएसए का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वारंगल सेंट एलियास नेशनल पार्क जो है अलास्का में, वो यूएसए का नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपको याद होगा सेंट एलियास हमने डिस्कस किया था पहले, जब हमने कोस्ट रेंज, कोस्ट माउंटेन्स वगैरह डिस्कस किए थे, तब अलास्का और कनाडा के बॉर्डर रीजन पे है। तो अलास्का में ये जो नेशनल पार्क वाला पार्ट है ये काफ़ी बड़ा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क रीजन है। सो नेशनल पार्क्स भी हमने देख लिए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस जो
अभी तक 2013 में जो आरएस का पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद से जो क्वेश्चंस बने हैं अब तक 2013 वाला पेपर हुआ है और उसके अलावा 16 वाला, 16 के अलावा 18 वाला। सो इन तीनों पेपर्स में प्री में और मेंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए स्पेशली नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड वो देखिए। तो इसमें आप देखिए, इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। Which of the following international waterways is operated through lock system? ये भी क्या था, लॉक सिस्टम के द्वारा संचालित की जाने वाली कौन सी नहर है? यह है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे मैच करना है। अब आपको पता है कि जिब्राल्टर संधि के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, मलक्का जल संधि के बारे में नहीं है, आपको बेरिंग जल संधि के बारे में जानकारी है, आपको हॉर्मुज जल संधि के बारे में जानकारी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको एक तो आता है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कर चुके हैं तो इसके बारे में आपको पता है। बाकी जल संधियां भी आपको आ जाएंगी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। सो इसमें सी जो है, ओके, ये सी वाला जो पार्ट है बेरिंग जल संधि, इसको किससे मैच करना है एटलीस्ट ये तो आप बता ही सकते हैं। सो बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करती है या अलग करती है किसको? एशिया को और उत्तरी अमेरिका को। अलग करने वाले क्षेत्रों को देखना है, तो बेरिंग जल संधि अलग करती है एशिया और उत्तरी अमेरिका को, तो सी के साथ आना चाहिए ये 4 वाला पॉइंट। सो सी में देखिए 4 कहाँ है, सिर्फ इसमें है, बाकी सब तो ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, सिर्फ इसमें है, ये ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। सो ऑब्वियसली ये इसका आंसर है। कई बार जरूरी नहीं है कि एग्जाम पास करने के लिए आपको सारी चीजें आती हो सकता है कई बार क्वेश्चन पेपर ऐसा बने जिसमें से सारे पॉइंट्स आपको नहीं आते हो चारों ऑप्शंस में से, बट एक ऑप्शन के बारे में आपको श्योरिटी हो। अगर आपको किसी एक पार्ट के बारे में श्योरिटी है तो आप एलिमिनेशन वाला ट्रिक अपना सकते हैं और बाकी जो ऑप्शंस है वो ऑब्वियसली कट जाते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है इजीली। सो अब देखिए जिब्राल्टर, इसे भी मैच, अच्छा ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। मैच लिस्ट। सो ये मेजर माउंटेन पीक्स हैं, इनको कॉन्टिनेंट से मैच करना है। माना कि आपको बाकी जो पीक्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट आपको मैककिनले के बारे में जानकारी है, मैककिनले, और आपको पता है मैककिनले कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका के, क्योंकि हम उत्तरी अमेरिका कर चुके हैं। सो बी का जो आंसर है वो 4 होगा, बाकी किसी का जो भी आंसर हो, क्योंकि वो अभी आपको आता नहीं है, सो इस बार अभी सिर्फ बी को देखते हैं। तो बी का आंसर होना चाहिए 4। तो आप देखिए बी में 4 कहाँ कहाँ है, इसमें तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट जाता है, इसमें भी है नहीं, ये ऑप्शन कट जाता है। अब आप आंसर के काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे लेक्चर्स, तो आप आंसर के क्लोज क्या एग्जैक्ट आंसर भी बता सकते हैं। सो आपको पता होगा, पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कॉस्को इसको जो है ये माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है ऑस्ट्रेलिया की। एल्ब्रूस जो है ये यूरोप की है, किलिमंजारो अफ्रीका की है। ये हाईएस्ट पीक्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स की। सो इस तरह से आंसर्स बताए जा सकते हैं। अब आप देखिए, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें भी मैच करना है। आपको पता है लंकाशायर के बारे में नहीं जानकारी, रूर प्रदेश के बारे में नहीं है, कैन प्रदेश के बारे में नहीं है, दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश के बारे में तो है। सो सदर्न अपलेशियन रीजन जो है ये कौन से देश में है? यूएसए में ऑब्वियसली। सो डी जो है उसका आंसर 1 होना चाहिए, बाकी किसी का जो भी आंसर हो। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और डी जो है 1 नंबर इनमें दिया हुआ, इन 2 ऑप्शंस में से आंसर होगा। सो आपको थोड़ी नॉलेज से भी आप आंसर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं, जा सकते हैं। सो अब ये लंकाशायर प्रदेश और बाकी सब चीज़ें आपको नहीं पता, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, क्विकली मैच कर लेते हैं। तो लंकाशायर प्रदेश यूनाइटेड किंगडम, रूर प्रदेश जर्मनी, कैहन प्रदेश जापान। तो ये इसका, इनको सम्मिलित करने से जो आंसर होगा वही आंसर है। ये क्वेश्चन बना था आरएस 2016 में मेंस में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 50 शब्दों में लिखना था, और ये आपका होमवर्क भी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, छोड़नी नहीं है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लोकेशन, नेम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आपको 3 चीजें डिस्कस करनी है, अवस्थिति, नाम, महत्व, ये सब बताना है। तो क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको सबको डील करना चाहिए। क्वेश्चन में एक एक जो चीज पूछी गई है, तो आपको लोकेशन बतानी है। लोकेशन आपको पता है क्या है? यूएस,
कनाडा का बॉर्डर रीजन, नाम, 5 जिलों के नाम बताने, महत्व, पॉइंट्स में इनके महत्व लिखने हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिनरल्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जल उपलब्ध होता है, मीठे जल की सबसे बड़े स्रोत हैं। तो ये सब देख के और इस तरह से आप आंसर लिख के देखिएगा, आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके, मैच करने हैं, ये भी मैचिंग का एक और क्वेश्चन आ गया है। सो ये प्री में पूछा गया था। अब आपको मैकिनले के बारे में जानकारी है। देखिए मैकिनले कितनी बार पूछा गया है। मैकिनले आपको पता है कि कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में स्थित है। तो डी का आंसर होना चाहिए 2। बाकी किसी का कुछ भी आंसर हो तो डी का आंसर 2, जिसमें वही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शंस कट जाते हैं, इन दोनों में से है कोई आंसर। जब आप ज्योग्राफी का आगे पार्ट कर लेंगे ये भी आ जाएगा आपको। किलिमंजारो अभी किया था, किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका में। माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में है और ये रूस में है। सो इस तरह से मैच करके इसका करेक्ट आंसर निकल जाता है। अब देखिए 2018 के प्री में जो क्वेश्चन बना था, औद्योगिक प्रदेश पूछे गए थे और उनको मैच करना था, नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना था। सो अगर आप इसमें देखें तो रूर जर्मनी में है, हाँ ये सही है, सुमेलित है। और पो घाटी इटली में, ये भी सही है। कांटो प्लेस जापान में, ये भी सही है। बट जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है, सदर्न न्यू इंग्लैंड रीजन, वो यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। यूनाइटेड किंगडम नहीं तो इंग्लैंड है। नया इंग्लैंड कहाँ है, वो यूएसए में। सो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है। तो आंसर जो है वो आपका क्या होगा, ये दक्षिणी न्यू इंग्लैंड वाला रीजन यूनाइटेड किंगडम से मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको आंसर्स बताने हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड जो भी मेजर चीजें थी, जो भी इधर उधर के भी छोटे मोटे पॉइंट्स थे, वो सब हमने मोस्टली डिस्कस कर लिए हैं। एटलस देखिए, बेसिक जो चीजें हैं जो हमने किए हैं, माउंटेन लेक्स वगैरह, नोट्स बनाइए वीडियोस को सुन के और उनको नोट्स को लर्न कीजिए, पूरा याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। ये मैकिनले वगैरह लर्न करने से ही आपको याद रहेंगी। प्री में एक आध क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, तो आप बेटर है प्रिपेयर्ड रहिए इसके लिए। मेंस की भी आंसर राइटिंग आपको करनी है। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस वाले कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। सो 2 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ही ज्यादा प्रैक्टिस करें। रॉकी माउंटेन के बारे में शॉर्ट नोट लिख सकते हैं आप प्रेरीज घास के मैदान के बारे में शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ग्रेट लेक वाला क्वेश्चन अभी दिया ही था आपको। और उसके अलावा कैनेडियन शील्ड के बारे में एक शॉर्ट नोट, अपलेशियन माउंटेन के बारे में शॉर्ट नोट। ये मेजर चीजें हैं नॉर्थ अमेरिका की जो मेंस में पूछी जा सकती हैं। बाकी छोटी मोटी चीजों में प्री में कुछ भी आ सकता है, तो उन सब चीजों को एटलीस्ट इतना तो याद कर लीजिए कि 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर समझ में आ जाए। बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें साउथ अमेरिका और दूसरे कॉन्टिनेंट्स जो है उनको एक एक करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।